Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. Today we will start our new chapter which is dissolution of a partnership firm. रिटायरमेंट में हमने जितने टॉपिक डिस्कस किए रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स वही टॉपिक आपका लास्ट है. वहाँ तक आई थिंक सो 40 क्वेश्चंस के अराउंड हमारा बनता है, तो उतने ही आपको करने हैं. नेक्स्ट जो आपका वहाँ टॉपिक था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो आपको नहीं करना है बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है इस ईयर वो. तो लास्ट आपका टॉपिक डिस्कस हो चुका है हमारे वीडियो में. बाकी के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे. जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो यहाँ आप बात करनी है कि हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है, यहाँ एक बात को आप कोट कर लो माइंड में अच्छे से कि फर्म के डिसॉल्व होने की बात होगी यहाँ, कि हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो जाए. डिसॉल्व होने का मतलब है कि हमने उसको जो है वो बिजनेस अपना वाइंड अप कर दिया, फर्म को बंद करना चाह रहे हैं हम. तो जो आपका पार्टनरशिप एक्ट है वो कहता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों के अलग अलग मीनिंग हैं. मैंने कहा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं. इन्हीं के बारे में पहले डिस्कस करेंगे ताकि हमें डिफरेंस क्लियर हो जाए कि दोनों में क्या डिफरेंस है. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है, यानी जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप थी या जो एग्जिस्टिंग उनके बीच में एग्रीमेंट था, बस वो एग्रीमेंट जो है वो डिसॉल्व हुआ है. और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि पूरी की पूरी फर्म डिसॉल्व हो गई, बिजनेस अब आगे कंटिन्यू करेंगे ही नहीं वो. यहाँ मैं बात करूँगी फर्म के डिसोल्यूशन की, कि बस बिजनेस क्लोज हो जाएगा, एसेट सारी बेच देंगे, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ किया जाएगा, बिजनेस वाइंड अप कर देंगे. ये जो अभी तक आपने पहले किया कि रिटायरमेंट हुआ, एडमिशन हुआ था पार्टनर का, तब उनके बीच का एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट जो है वो ख़त्म हो रहा था और नई पार्टनरशिप, नया एग्रीमेंट आ रहा था. फर्म नहीं डिसॉल्व कर रहे थे वो अपनी, सिर्फ ओल्ड पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट था वो डिसॉल्व होता था. जब कोई नया पार्टनर आए, एडमिशन हो किसी का, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आए. इस बार बात करनी है, पूरी फर्म को ख़त्म करना है, डिसॉल्व करना है. तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपका इससे अलग कैसे है, ये हम क्लियर हो गए कि हमारा. अब हम बात करते हैं कि डिसोल्यूशन हमारा फर्म का जब होता है वो किस किस केस में हो सकता है. एक तो है कि आपस में ही उन्होंने कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया पार्टनर्स ने कि हम अपनी फर्म को बंद करेंगे, अब हमें और बिजनेस नहीं करना. सेकेंड है कि कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कि कुछ ऐसे केस होंगे जब उनको कंपल्सरी हो जाएगा कि वो अपनी फर्म को डिसॉल्व करें. अब वो कंपल्सरी में क्या क्या आता है उसकी बात हम करते हैं. कंपल्सरी में या तो है कि पार्टनरशिप फर्म में कोई एक या मोर देन वन पार्टनर जो हैं वो इंसॉल्वेंट हो जाएं. इंसॉल्वेंट का हिंदी में मतलब होता है दिवालिया, कि वो अपने डेट्स जो हैं वो पे ना कर सकें. उन्होंने जहाँ से भी पैसा लिया है अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने की सिचुएशन में ना हो, दिवालिया हो गए. देन कि पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है वो जो है वो आपका अनलॉफुल है, कि आप बाय लॉ, बाय लीगल जो है वो तरीके से आपका बिजनेस जो है वो उस कैटेगरी में नहीं आता, अनलॉफुल है, इलीगल कह सकते हो आप, कि लॉ की नज़र में वो ठीक नहीं है आपका बिजनेस. देन आपको कंपल्सरली डिसोल्यूशन करना ही पड़ेगा, अपनी फर्म को बंद करना होगा, बिजनेस क्लोज डाउन होगा.
उसके बाद है कि कोई पर्टिकुलर इवेंट हो जाए, किसी हैपनिंग ऑफ इवेंट पर हमें करना पड़े। अब वो इवेंट क्या हो सकता है? एक, कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ, बात कर ली हमने, एक हो जाए या मोर देन वन हो जाए, या फिर जिस पर्पस के लिए आपने फर्म बनाई थी वो पर्पस पूरा हो गया, कि कंप्लीशन ऑफ पर्पस, जिस पर्पस के लिए मैंने अपनी फर्म बनाई थी वो पर्पस मेरा कंप्लीट हो गया, या फिर जिस पीरियड के लिए मैंने बनाई थी कि भाई मुझे 2 साल 5 साल फर्म चलानी है, दैट पीरियड हैज़ कंप्लीटेड, कंप्लीशन ऑफ पीरियड, कि टाइम पूरा हो गया तो अब मुझे फर्म को बंद करना है। और कई बार कोई पार्टनर नहीं चाहता है कि भाई उसको लग रहा है कि मेरे को फर्म नहीं है चलानी, तो वो नोटिस दे सकता है बाकी के पार्टनर्स को और डिसोल्यूशन की बात अपनी सामने रख सकता है। अब जो पार्टनर जो है वो नोटिस दे रहा है, उसकी अगर बात से बाकी पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं तो डिसोल्यूशन हो जाएगा फर्म का, फर्म जो है वो बंद हो जाएगी। और कई बार जो है वो कोर्ट भी ऑर्डर दे देता है। वो कोर्ट अब कब ऑर्डर देगा? या तो देखो कोर्ट को खुद को लग रहा है कि भाई ये फर्म ठीक नहीं चल रही है, लॉस में जा रही है, इट्स फेयर कि ये फर्म बंद हो जाए। एक तो सिचुएशन हो गई ये कि कोर्ट ने खुद ने अपनी मर्जी से ऑर्डर किया। दूसरा, किसी पर्सन ने जो है वो कोर्ट में शूट फाइल किया है। शूट फाइल करने का मतलब कि उन्होंने जो है वो अपनी बात रखी कोर्ट में, एक तरह से आप केस टाइप कह सकते हो इस चीज़ को, मुकदमा डाला है कि ये फर्म क्लोज हो जानी चाहिए। वो किसी एक पार्टनर ने ही डाला है अपनी फर्म के लिए, बिकॉज वो नहीं चाहता है कि फर्म कंटिन्यू रहे। वो कब डाल सकता है? जब कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड है, यानी उसका माइंड की जो है वो सही नहीं है इस वक्त पे, वो डिसीजंस नहीं ले पा रहा, फर्म की एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं ले रहा, या फिर इंसॉल्वेंट हो गया है कोई पार्टनर। इन सिचुएशन में कई बार वो जो है वो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को ब्रीच कर रहा है, तोड़ रहा है पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, या फिर वो कुछ और मिसयूज़ कर रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है कुछ ऐसा जो कि सही नहीं है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। तो इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं कि जब कोई एक पार्टनर कोर्ट में शूट फाइल करे कि ये फॉर्म जो है वो बंद हो जानी चाहिए। और कभी किसी पार्टनर ने बिना बाकी के पार्टनर्स के जो है वो मंजूरी के अपना शेयर किसी को ट्रांसफ़र कर रहा है, वो भी यहाँ पर एक रीज़न हो सकता है। सो इस टाइप में इन केसेस में अगर किसी पार्टनर ने कोर्ट में शूट फाइल किया तो कोर्ट ऑर्डर करेगा कि आप अपनी फर्म को बंद कर दो। तो ये तो हो गई सिचुएशंस। अब डिफरेंस हमें क्लियर ही है कि पार्टनरशिप फर्म का मतलब है बिजनेस का क्लोज डाउन हो जाना, और डिसोल्यूशन हो जाए अगर पार्टनरशिप हमारी सिर्फ पार्टनरशिप का, तो उसमें हमारा बिजनेस तो चलेगा, सिर्फ एक नया एग्रीमेंट हमें बनाना है। कभी एडमिशन हो रहा है या रिटायरमेंट हो रही है पार्टनर की, फर्म को क्लोज नहीं करना है, बस एक नया एग्रीमेंट बनेगा, फर्म एज इट इज़ चलती रहेगी। तो ये हो गई इनके डिफरेंस की बात। अब है कि अब जब डिसोल्यूशन होगा तो हमें हमारे अकाउंट्स की सेटलमेंट कैसे करनी है। तो यहाँ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स में आपको क्या करना है कि अगर आपको हो रहा है कोई लॉसेस हैं हमारे पास, फर्म को जो है वो लॉसेस हो रहे हैं, तो उन लॉसेस की सबसे पहले पेमेंट आपको करनी है कि कोई आपके पास पुराना जो है वो कोई अमाउंट ऑफ लॉस पड़ा है, तो आपके पास कोई पुराने प्रॉफिट्स हैं, कुछ ऐसा पैसा पड़ा है, तो फर्स्टली आप वहाँ से पे करोगे। देन अगला आपके पास स्टेप आता है कि हम पार्टनर्स की कैपिटल का यूज़ कर लें। अगर हमारे पास कोई और पुराना प्रॉफिट नहीं है तो हम पार्टनर्स की कैपिटल का यूज़ करके पे करें। कैपिटल भी अगर उनकी जो है वो सफिशेंट नहीं है हमारे लॉस को कवर करने में, देन हमें क्या करना है, फिर पार्टनर्स को कहना है कि वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को ही, उसमें ही वो लॉस को शेयर करेंगे कैपिटल में, देन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में। इस तरह से हम हमारे, और अगर उससे पहले कोई प्रॉफिट पड़ा है ओल्ड, तो उस प्रॉफिट में से हम कवर करेंगे हमारी डिसोल्यूशन के टाइम पे हमें जो भी लॉसेस होंगे। क्योंकि डिसोल्यूशन के टाइम आप अपनी एसेट्स को सेल करोगे, लाइबिलिटीज़ को सारा पे ऑफ करोगे, हो सकता है उस टाइम बिजनेस को लॉस हो जाए, तो उस टाइम पे कोई अगर पुराना प्रॉफिट है तो उससे पे कर देंगे,
फिर कैपिटल अकाउंट यूज, देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर उस लॉस को शेयर करेंगे। अब आप जो एसेट्स को बेच करके जो आपको पैसा आएगा उसको आपने कहाँ यूज करना है? सबसे पहले तो फर्म के जो आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं कि सेल ऑफ एसेट जब आप करोगे तो उस टाइम आपको जो भी मनी रिसीव होगी उससे सबसे पहले पे होंगी फर्म की आउटसाइड लाइबिलिटीज, कि फर्म ने जो बाहर के लोगों का पैसा देना है। अब वो आउटसाइड लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो लोन अकाउंट उस पार्टनर का पे ऑफ होगा। लोन अकाउंट पे ऑफ होने के बाद जाकर के पार्टनर्स की जो कैपिटल्स हैं वो वापस की जाएंगी, जो उनकी फर्म से ड्यू हैं। उसके बाद भी कुछ बचता है तो पार्टनर्स जो हैं वो अपने प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो में शेयर करेंगे। वो कब करेंगे? जब सब कुछ पे होने के बाद भी, कि उनकी कैपिटल भी पे कर दी फर्म ने, सब कुछ पे कर दिया, उसके बाद भी जो है वो एसेट्स से सेल किया हुआ पैसा बच रहा है तो उनके प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो में हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वो पैसा। तो यहाँ अब एक चीज़ हमने यहाँ से सीखी कि सबसे पहले हमें जो नंबर 1 पे करनी है वो है हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ का मतलब क्रेडिटर्स हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हैं आपके पास कोई, तो इस टाइप में हमारी जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं, वैसे बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो बैंक से रिलेटेड आपकी टर्म है तो इसे आपने जो है वो पे करना है एज जस्ट लाइक अ आउटसाइड लाइबिलिटी, आप इसको पे करेंगे। अब सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जब आप पे कर लें देन हम पार्टनर्स की बात पर आएंगे। अब इसमें कई बार क्वेश्चन में आपको जो है वो पार्टनर की वाइफ का लोन देगा, तो पार्टनर की वाइफ का लोन जो है वो एक आपके लिए आउटसाइड लाइबिलिटी है। उसके लिए कोई पार्टनर की वाइफ के लोन के लिए कोई लोन अकाउंट नहीं बनाना, आउटसाइड लाइबिलिटी की तरह आपने उसको पे कर देना है। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ में पार्टनर की वाइफ का लोन भी आएगा बिकॉज वो वाइफ कोई पार्टनर नहीं थी, और बाकी सारी क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, ये सब चीज़ें आपने आउटसाइड लाइबिलिटीज़ की पे करनी है। देन आपको पार्टनर का एक अलग से लोन अकाउंट बनाना है और अगर कोई पार्टनर का लोन है तो उसका लोन पे करेंगे। उसके बाद उनकी कैपिटल में जितना भी पैसा ड्यू बनता है वो देंगे। उसके बाद भी कुछ हमारे पास है तो उन्हें प्रॉफिट लॉस शेयरिंग में मिलेगा, और नहीं तो कैपिटल्स उनकी पूरी क्लियर कर देने के बाद हमें हमारा लास्ट बैंक अकाउंट बनाना होता है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। अब बात आती है, ये जो हमने सारी चीज़ें की कि आउटसाइड लाइबिलिटी पे करनी है, ये आउटसाइड लाइबिलिटीज़ पे कैसे हों, किस फॉर्मेट में मैं इन्हें लिखूं? तो इस फॉर्मेट का मतलब इसको आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पर लिखोगे पे करने के लिए, तो उसके लिए आप बनाते हो रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट आपका, जैसे पहले आपने एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, है ये भी नॉमिनल अकाउंट ही बट इसकी थोड़ी सी अलग है थ्योरी। रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब है कि आपको एसेट्स को बेच के कितना पैसा रियलाइज होगा और लाइबिलिटीज़ को आपने कैसे पे करना है, उसके लिए बनाया जाता है ये रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स को हम सेल कर देते हैं इसमें और लाइबिलिटीज़ को हम पे ऑफ कर देते हैं, और इसका जो नेचर है वो नॉमिनल नेचर होता है कि ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, यानी खर्चे सारे डेबिट होते हैं इसमें, इनकम सारी की सारी क्रेडिट हो जाती है। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट से हमारा बेसिकली कुछ चीज़ें हम डिस्कस भी करेंगे। अब यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में आगे चलने से पहले एक छोटी सी हम चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि कई बार आपको दो तरह से डेट्स बताए होते हैं। एक होते हैं फर्म के डेट्स, फर्म्स डेट्स, और एक होते हैं पार्टनर्स के प्राइवेट डेट्स, कि उनकी अपनी कोई प्राइवेट उन्होंने कहीं पैसा देना है वो। तो यहाँ हम एकदम क्लियर हैं कि जो फर्म का पैसा है वो फर्म के डेब्ट्स को पे करने के लिए यूज़ किया जाएगा, कि फर्म ने आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जहाँ का भी पैसा देना है, फर्म का पास जो भी एसेट्स को बेच के पैसा आएगा
वो फर्म अपने डेट्स को चुकाने में यूज़ करेगी, उसके बाद कुछ बचेगा तो वो पार्टनर्स को देगी उनके कैपिटल अकाउंट में। तो फर्म जो है वो पार्टनर्स की पर्सनल लाइफ का कोई इसने जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है कि मैं पे करूं। इसी तरह से प्राइवेट डेट्स हैं पार्टनर्स की प्राइवेट लाइफ के डेट्स। तो पार्टनर्स के पास अपनी कोई पर्सनल पूंजी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, उनकी घर की अपनी डोमेस्टिक प्रॉपर्टी, उसको बेच के अगर कुछ पैसा आ रहा है तो वो अपने प्राइवेट डेब्ट्स पहले चुकाएंगे, क्योंकि उनकी वो पर्सनल प्रॉपर्टी थी तो वो अपनी पर्सनल डेब्ट्स को चुकाएंगे। फिर भी कुछ बच जाता है उनके पास पैसा, तो वो फर्म को दे सकते हैं कि फर्म यूज़ करे, वो दैट डिपेंड्स ऑन अ पार्टनर और म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो एक सिंपल सी बात है कि फर्म के डेब्ट्स हैं पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड, प्राइवेट डेब्ट्स हैं पार्टनर्स की प्राइवेट लाइफ के। तो यहाँ बहुत ही क्लियर और लॉजिकल बात है कि फर्म अपने पैसे से अपने डेब्ट्स चुकाएगी, पार्टनर्स अपने पैसे से अपने डेब्ट्स को जो है वो पे करेंगे। अब हमने बात करनी है रियलाइजेशन अकाउंट की। तो रियलाइजेशन का मैंने जैसे बताया नॉमिनल नेचर होता है। अब रियलाइजेशन अकाउंट की क्या यहाँ स्पेशलिटी है वो हम देख लेते हैं। जैसे बाकी अकाउंट बनते हैं फॉर्मेट तो सेम ही रहता है इसका। अब यहाँ आपको क्या करना है, इसके डेबिट साइड में सारी एसेट्स की बुक वैल्यू को आपने ट्रांसफ़र कर देना है। जो भी आपकी एसेट्स हैं उनकी बुक वैल्यू के ऊपर वो सारी एसेट्स आपने डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देनी है। मशीनरी है आपके पास, फर्नीचर है, कोई भी एसेट है, बट यहाँ आपने एक ध्यान में रखनी है बात कि आप बाकी सारी ऑल एसेट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो जिनको बेच के आपको पैसा मिलेगा। एक्सक्लूड क्या करना है आपको यहाँ, यानी क्या आपको नहीं इंक्लूड करना है इसमें, कैश और बैंक, ये आपने एक्सक्लूड कर देना है, मतलब इसको नहीं ट्रांसफ़र करना रियलाइजेशन अकाउंट में। ये ध्यान में रख के चलना, बड़े बड़े यहाँ कोट कर लो अपने दिमाग में बड़ी सी वर्डिंग में कि कैश और बैंक अकाउंट जो होते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं राइट किए जाते। दे आर नॉट ट्रांसफर्ड इन रियलाइजेशन अकाउंट। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। कैश हो या बैंक हो, इनका अलग से अकाउंट बनता है लास्ट में। तो बाकी सारी एसेट्स को आपने ट्रांसफ़र करना है। लाइक फर्नीचर है आपके पास, बिल्डिंग है, ये ट्रांसफ़र होगी आपकी। ये बात हमारी जो है वो सारी एसेट्स पर लागू होगी। बिल्डिंग है, लैंड है आपके पास, कुछ भी है वो बाकी सब ट्रांसफ़र होगा, सिर्फ आपका जो है वो कैश और बैंक नहीं ट्रांसफ़र होगा। अब अगर कोई गुडविल भी दी हुई है तो पार्टनर्स में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करनी, यहाँ आपने उसको रियलाइजेशन अकाउंट में एज एसेट ही ट्रांसफ़र कर देना है। अगर आपको कुछ मिले पैसा गुडविल से तो बताएंगे आगे हम कि जब एसेट से जो पैसा रियलाइज होता है वहाँ लिख दो, नहीं मिल रहा है तो बस ट्रांसफ़र हो जाएगी एज एसेट। डेबिट साइड में ऑल एसेट्स को ट्रांसफ़र करा, क्रेडिट साइड में सारी की सारी लाइबिलिटीज़ को आपने ट्रांसफ़र कर देना है उनकी बुक वैल्यू के ऊपर। डेबिट में सारी एसेट्स, क्रेडिट में सारी लाइबिलिटीज़ अपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अब एसेट्स को बेच करके जो भी आपको पैसा रियलाइज़ होगा कि मैंने फर्नीचर इतने का बेचा, स्टॉक मेरा इतने का बिक रहा है, तो वो पैसा मुझे जितना भी एसेट्स को बेच के मिलेगा, मैंने ट्रांसफ़र की थी डेबिट साइड में एसेट्स, उससे मिलने वाला पैसा मैंने लिख देना है क्रेडिट साइड में। तो यहाँ क्रेडिट साइड में हम वो मनी मेंशन कर देंगे। और लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करके मैं जितना पैसा पे करूँगी लाइबिलिटीज़ को चुकाने के लिए, वो मैं डेबिट साइड में लिखूँगी। और मुझे कहे या ना कहे कि लाइबिलिटी पे करो, मैं सारी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करके डेबिट में पे करूँगी। देन हम देखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट का आंसर प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, उसी अकॉर्डिंग पार्टनर्स को ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ये थी एक रियलाइजेशन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये बेसिक एक इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। थैंक यू सो मच।